नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। सिमरी बख्तियारपुर के अलग अलग कोचिंगों का विश्लेषण किया जाए और ऐसे में इस कोचिंग को छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में एक नाइंसाफ़ी होगी, इस नज़रिए से कि इस कोचिंग का इतिहास ही बोर्ड के बच्चों को अपियर कराना रहता है। बोर्ड के हालात इस तरह से ये प्रस्तुत करते हैं कि इनके सामने अलग अलग कोचिंग संस्थान पाँव नहीं खड़े कर पाते, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बिशन क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर वारिस जैर सर। इनसे सवालात आज हम करें। इससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि हमारे इलाके के मशहूर फिजिसिस्ट और मशहूर मैथमेटिशियन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके सुपुत्र, उनके उत्तराधिकारी के नेतृत्व में चल रहा एम्बिशन क्लासेस सर दर साल एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है, एक ऐसे रिजल्ट से प्रभावित कर रहा है सिमरी बख्तियारपुर के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिनकी कल्पना करना भी कुछ लोगों के लिए अनावश्यक है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के उत्तराधिकारी। आ जाइए उनसे हम जानते हैं उनके सफलता के राज के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो आपके साथ हुआ है उनमें हम भी शामिल हैं। अल्लाह आपके अब्बू को जन्नत नसीब दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी आवाज़ आप बने हैं। और जहाँ तक कहने वाली बात है कि अब्बू हमारे इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका जो मिशन है, वो इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा। और हम कोशिश हर साल ये करते हैं, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर के लोकेलिटी में हमारा जो कोचिंग सेंटर है, ये आप सभी का भी कोचिंग सेंटर है, जिसमें हम हर साल एक रिज़ल्ट देते हैं बड़े पैमाने पर। सर्वाधिक रिज़ल्ट देने वाला ये कोचिंग सेंटर है, जहाँ से अपेयरिंग बोर्ड के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा जो नंबर में यहाँ से फर्स्ट सेकंड होते हैं। और हर साल मतलब इसका एक अलग ही रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट का ये नतीजा है। और जहाँ तक हमारे पास टीचर की जो टीम है, ये टीम का वर्क है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सारे स्कूल का मैं विश्लेषण किया, सबको कोरोना ने प्रभावित किया। आपने कोरोना जैसे वैश्विक महामारी वाले समय में भी बोर्ड में एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट दे पाए जिनकी कल्पना हम आसानी से तो नहीं कर पाए। कैसे संभव हो पाया था? ये है कि हम एक टीचर हैं, साथ में ही हम एक समाज सेवी भी हैं। हम आप तक और समाज तक पहुंचते हैं, हमारी पहुंच समाज तक है। समाज में जो ग्राउंड स्तर तक है वो हमारा वर्क होता है। समाज को पढ़ने का काम करते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ना जानते, पढ़ा दें, बुक पढ़ा देना या कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये है कि बच्चों को पढ़ा जाए, बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ा जाए। और आप ये यकीन होगा कि आप जितने कोचिंग में गए होंगे वो प्रोप्राइटर हुआ करते होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम एक राइटर भी हैं। और कल परसों में एक बुक भी आने वाली है, हमारा मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिज़िक्स। और इससे पहले भी क्लास 10 की फ़िज़िक्स की बुक चल रही है हमारी मार्केट में, और 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह वो एक और फिज़िक्स की बुक आ रही है। तो आप चलिए हम इन पे थोड़ा जिक्र करते हैं। फिजिक्स का आपने जिक्र किया, तो आपके स्वर्गीय वालिद साहब, उनके फिजिक्स और आपके फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? जी वो ज़माना कुछ और था। इस्लामिया हाई स्कूल की जो वो पहचान थी, उर्दू की पहचान थी, और जिसकी वजह से हमारे अब्बू का जो ग्रिप था वो उर्दू के लैंग्वेज पर ज़्यादा था, और जिसकी विरासत में कुछ हमें भी मिला है उर्दू का वो लैंग्वेज। और हम अभी जो पढ़ा रहे हैं मार्केट में, ये हमारे पास साइंस में इंग्लिश हो, हिंदी हो या उर्दू हो, हम तीनों लैंग्वेज को कवर करते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, इसी वजह से हमारा ग्रिप इंग्लिश पर है और हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं बच्चों को। मीडियम का हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस मीडियम में पढ़ें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टीचर और यहाँ के आसपास के जो कोचिंग संस्था है, इनकी डिमेरिट ये है कि ये दूसरों की बुराई करके चलते हैं, और मैं ये नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि आप भी हैं और मैं भी हूँ। डिफरेंस क्या है वो रिज़ल्ट बताता है, और व्यक्तित्व जो है ना वो सबसे बड़ा मैटर रखता है। क्योंकि हम आपकी बुराई करके हम अपने कोचिंग को ऊपर नहीं ला सकते हैं, हम मेहनत करके लाएंगे अपने कोचिंग को ऊपर। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से हमारे अब्बू ने जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को ऊपर किया था, इंशाल्लाह मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। और मैं भी कोशिश ये करता हूँ आप लोगों के सपोर्ट से, सिमरी बख्तियारपुर में जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उसका साथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हम हमेशा उस बच्चों के साथ रहते हैं जो मीडियम क्लास का बच्चा हो, और जो थोड़ा सा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होती है, हाँ फाइनेंशियल, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे को पढ़ा देना बहुत आसान काम है। आप अगर उसको पढ़ा रहे हैं जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, और उसको पढ़ाना थोड़ा टफ काम है, मैं उसके साथ हूँ। और दूसरी बात आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि हर साल हमारे कोचिंग में 50 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो निसहाय होते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। क्योंकि माँ जब मरती है तो घर बिखर जाता है,
और बाप जब मरता है तो उसकी दुनिया ही बिखर जाती है। तो इसी वजह से हम उन बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाते हैं जो बच्चे निसहाय हैं, जिसको कोई नहीं देखता है, उसको हमारा एम्बिशन देखता है। तो ये आपका संवेदनशील एडवर्टाइजमेंट है। नहीं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके बीच में अगर किसी तरह का बाधा आता है, पैसे का बाधा आता है, फिनेंशियली आप कमज़ोर हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि आपने क्या किया, समाज में आपने क्या किया, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर भी हैं और हम आपसे जुड़े रहते हैं। मीडिया तो दूसरी बात है, लेकिन हम सोशली जुड़े रहते हैं पब्लिक से, लोगों से। ये हमारा एडवर्टीज़मेंट इसको नहीं कहेंगे, ये हम ये कह रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन भी है और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना है। आपके पास भी अगर फिनेंशियली कुछ रुकावट है, रेसिस्टेंस है, तो आप बेफिक्र हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जहां तक सक्षम होता हूं मैं करता हूं। चलिए, आप समाज सेवी हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य से एक आंकड़े को खंगालते हैं। हम रात ही नीति आयोग का ये डेटा था, जिस देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपने की बात की जाए, लेकिन उस देश में दुर्भाग्य से जीडीपी का 3% कम भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए तो उस देश का शिक्षा का दिशा और दशा क्या होगा, ये हमें इंजीनियर वारिस जहीर सर से जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक जीडीपी की बात है, तो क्योंकि आंकड़ा का जो हेरा फेर होता है, आंकड़े का जो हेर फेर होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि आंकड़ा कभी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि जिस वक्त जीडीपी को मेज़र किया जाता था इससे पहले वाली सरकार में, उसके मेज़रमेंट का पैरामीटर कुछ और था, और इस सरकार में जो है उसके मेज़रमेंट का पैरामीटर कुछ और हो गया है। तो जीडीपी को मेज़र कर अगर उस पैरामीटर से किया जाता तो रियल में आज निगेटिव रहता है, लेकिन क्योंकि पैरामीटर ही बदल दिया गया, इससे जो भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वैश्विक महामारी था, इसके बाद जो है ना कुछ उभरा है, जीडीपी कुछ ऊपर आया है। तो यहाँ पर क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है, काम नहीं है, कंपनी में जॉब नहीं है, बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही ना समाज पर हमारे, क्योंकि सारा तो इनकम और एक्सपेंडिचर पर ही बैलेंस बना कर रखना होता है। तो जीडीपी में को बनाए रखने के लिए हम समाज का भी हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बेरोज़गारी ज़्यादा होने की वजह से सरकार को ज़्यादा दोष देते हैं, क्योंकि हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, दूसरा भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हम दिन भर अगर सरकार को ही कोसते रहेंगे कि हम ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसमें सरकार की गलती है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पर अगर अनबैलेंस हो रहा है सिस्टम, तो उसमें सिस्टम में सुधार करने के लिए हमें कुछ और वे भी अपनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ना अगर 80% सरकार की अगर गलती है तो 20% पब्लिक की गलती है, तो इस 20% को सुधारा तो जा सकता है, डोमिनेंट हो सकते हैं, डोमिनेंट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वैश्विक महामारी के बाद हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि सरकार की रणनीति जैसी होती है, हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे मजबूरी में चलें या खुश होकर के चलें, चलना तो पड़ेगा उसी तरह से। लेकिन आप मूल सवाल से बचते नजर आए। मेरा ये सवाल था कि अगर 3% से कम जीडीपी का अगर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए तो उस देश का शिक्षा का भविष्य क्या होने जा रहा है? वो तो सही है, मतलब कि 1/3 जो खर्च किया जाता है, तो क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की कमी है, और जो सिस्टम जो है ना, इसको फिर से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम रिफॉर्म किया जा सकता है तो फिर इसके बजट को भी बढ़ाया जाए, थोड़ा बजट को बढ़ाया जा सकता है, तो फिर जाके शिक्षा सुधर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। अगर हम सुधारेंगे सिस्टम को तो फिर उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए पूरे सिस्टम को रिफॉर्म की ज़रूरत है एक्चुअली, और सरकार को चाहिए कि खर्च करे शिक्षा पे। अच्छा, मौजूदा शिक्षा वाया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपदा या अवसर? इसको अवसर तो नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब तो मतलब कि जितनी भी अभी तक एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो सेटलमेंट का रेट है वो हम नहीं समझते हैं कि ये सेटलमेंट का रेट जो है ना वो बढ़ पाएगा, रोज़गार इससे मिल पाएगा। हमें लगता है सेटलमेंट का रेशियो आपका भी डमाडोल हो जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड प्रधान कोचिंग के टैग से चलते हैं। अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है जिनमें बोर्ड सिस्टम ही हटा दिया जाए, तो उन आपदा से लड़ने के लिए क्या एम्बिशन क्लासेस का क्या एम है? तो हम भी उसी तरह से ढालेंगे, अपने आप को उसी तरह ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो 12 रहेगा ही ना, सिर्फ 10 का बोर्ड हटेगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये सिर्फ बोर्ड पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी, फिर हम दूसरी तरफ अपना एम को लेकर के चलेंगे, हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हम अपने कंपटीशन के बैच को ग्रो करेंगे। जो हमारा भी 6 क्लास का AMU का और जामिया का जो बैच है, AMU का
9 का, इनको ग्रो किया जाएगा। फिर ये इस पर हम फोकस करेंगे। अपने आप को चेंज करना सेम उसी तरह से है जैसे सांप जब रास्ते से चलता है तो रास्ते के हिसाब से अपने बॉडी को मोड़ता है। अगर वो सीधा चलेगा तो चल नहीं पाएगा। तो हम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। श्योर जैसा चेंज होगा वैसा हम भी चेंज करेंगे अपने सिस्टम को। चलिए, सिमरी बख्तियारपुर का तो ये दुर्भाग्य रहा है कि कोई भी संस्था, चाहे वो शैक्षणिक हो या चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आता हो, वो अपने आप में समूचा नहीं है। ये इस कोचिंग का भी सेग्रीगेशन हुआ है, 2 भाग में बटा था। कैसा प्रभाव पड़ा उन बंटवारे के बाद? मुझे तो नहीं लगता है, मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। नहीं तो बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि आप ही के नेतृत्व में बंटवारा हुआ था। बंटवारा होने का बहुत सा रीज़न था, क्योंकि मैं शुरू से ही इस बात का पक्षधर हूँ कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने टीचर्स होने चाहिए। और मौजूदा दौर में है। यस, मौजूदा दौर में ये कि बायोलॉजी की हमारी रुखसार मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री साजिद सर पढ़ाते हैं। उस पे आते हैं, बंटवारे पे आते हैं जी। तो वो मतलब कि बंटवारे के वक्त जो है, जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस वक्त हमारी मेंटालिटी यही थी कि हम सब्जेक्ट वाइज टीचर प्रोवाइड करेंगे, और अगले की मेंटालिटी नहीं कि ओनली वन, आई एम ओनली वन हु विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट इट कांट बी पॉसिबल थ्रू आउट योर सिस्टम और सिलेबस। तो जिसकी वजह से हमने उस पर कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक ही टीचर होकर के सब कुछ पढ़ाऊँगा। ये मैं स्टूडेंट को धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे बॉडी में है, मैथमेटिक्स हमारे खून में है, रग रग में मैथमेटिक्स है। लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स से है तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं ऑनर्स भी मैथमेटिक्स में हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता भी हूँ और पढ़ा सकता भी हूँ। लेकिन नहीं, मेरा इंटरेस्ट अगर फिजिक्स से है तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर साल एक अच्छा रिजल्ट इस वजह से भी है क्योंकि हम टीम वर्क पर बिलीव करते हैं। एक पर्सन मैच जीत सकता है, विन हो सकता है, बट एक टीम चैंपियन हो सकती है। चलिए, बड़े शैक्षणिक तरीके से आपने सवाल का जवाब दिया। आज के इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं। अगर सिमरी बख्तियारपुर के हर स्कूल का मेंटलिटी इसी तरह का हो जाए, कोई भी स्कूल अपने आप में है तो, लेकिन बहुत कम स्कूल समूचे मौजूदा दौर में समूचा रूप में हो, और तो सिमरी बख्तियारपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को लेकर के आने वाले सालों में कैसा होने जा रहा है आपके अनुसार? सभी का तो गारंटी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इतना तो है कि मोस्टली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके दिमाग में बस इतना सा एक बात जो मैसेज है वो ये होना चाहिए कि हम एजुकेशन के लेवल को, बहुत लोगों का सोच ये है कि सिमरी बख्तियारपुर में एजुकेशन का लेवल कम है। तो मैं ये बता दूं कि शायद उनके दिमाग का, मेंटलिटी का स्तर कम है। सिमरी बख्तियारपुर में एजुकेशन का लेवल कम नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, वन साइड वे है, या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डिफेंस की तरफ भी जाएं, आप जनरल कंपटीशन की तरफ भी जाएं, आप यूपीएससी बीपीएससी की तरफ भी जाएं, तो सब चारों तरफ का विकास होगा। और सब लोग एक ही तरफ से मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ जो लगा रहे हैं, जिसकी वजह से गैदरिंग हो रहा है, और गैदरिंग की वजह से हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि हम टीचर हैं, हम किसी को नीचा नहीं समझते हैं, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप टीचर हैं तो आप हमसे नीचे हैं। नहीं, वी ऑल आर टीचर्स, हम लोग सभी टीचर्स हैं। सब मिल करके काम करें और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, क्योंकि हम सिस्टम को सुधारने, हम एजुकेशन लेवल को सुधार रहे हैं, किसी दूसरे को सुधारने के लिए नहीं आए। चलिए, जब आपने जिक्र किया कि एक ऐसा करियर की अपॉर्चुनिटी भी हो जो एसएससी की तरफ जाए, जीडी की तरफ जाए, यूपीएससी की तरफ जाए, तो उसका 11 महीना से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है। तो अब स्टूडेंट किस में करियर बनाए? ना यूपीएससी समूचे व्यवस्था में चल रही है, ना मेडिकल, ना इंजीनियरिंग। यूपीएससी के भी धरना प्रदर्शन 11 महीने से जंतर मंतर पर है, जिनकी कल भी एक रिपोर्टिंग आई है। सरकार कभी परमानेंट नहीं रही है, सरकार को जाना है। सरकार का दोष है? जी हाँ, सिस्टम का दोष है, सरकार का दोष है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब कि विदाउट कंपटीशन भी लोग पास हो जा रहे हैं। तो ये क्या है कि सरकार बैकडोर से एंटर कर रही है। तो इसमें जो है, ये सरकार परमानेंट, कोई भी सरकार परमानेंट नहीं रहती है, ये आज निकल जाएगी, सिस्टम रिफॉर्म होगा। तो क्योंकि स्टूडेंट है तो सेक्रीफाई तो उनके ब्लड में होता है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक सेक्रीफाई करते रहते हैं, जॉब के लिए सेक्रीफाई करते हैं, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हक फ्री में नहीं मिलता है, हक छीना जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे एम्बिशन क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर वारिस जैद सर, जिनसे बात करके पूरा शिक्षा का स्तर जो है सिमरी बख्तियारपुर का, वो हमें एक नए रूप में दिखा गया कि उन्होंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर का शिक्षा स्तर निम्न नहीं है, बस लोगों की मेंटलिटी जो है वो छोटे लेवल की है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
इन्होंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर के स्टूडेंट को सिर्फ 2 वार्ड में, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें करियर को नहीं देखना चाहिए। अलग भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग भी रास्ते हैं, उनमें जाकर के आप अपने आप को एक मौजूदा तौर से इस रूप में, इस सरकार के अनुसार आप वहाँ भी करियर बना सकते हैं, बिना किसी कटाक्ष के, बिना किसी हमलावर के। इन्होंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर का शिक्षा अभी किस तरह का है और आने वाले सालों में कैसा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।